गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं रसायन के अंतर्गत मार्कोनिकॉफ के नियम के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है और ये नियम जब किसी असममित एल्कीन पर किसी असममित योगज यानी एडिटिव्स का योग होता है तभी लागू होता है। और सन 1869 में मार्कोनिकॉफ ने बहुत से ऐसी क्रियाओं का अध्ययन किया जिनमें असममित एल्कीन पर किसी असममित योगज का योग होता था और उन्होंने पाया कि योज्य का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। पहले तो आप समझ लें असममित एल्कीन होते क्या हैं। तो जैसा कि आप यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप यदि देखिए यहाँ पे जैसे पहला एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ऐसे डबल बॉन्ड के दोनों ओर जब एक जैसे ग्रुप जुड़े हैं तो ये हो गया सममित एल्केन। आप सिमेट्री यानी सममित तो जानते ही हैं, जब बैलेंस एक जैसा रहता तो वो सममित हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये दिया है ब्यूटेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड के दोनों ओर देखते हैं तो दोनों ओर अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर CH2 जुड़ा है, यहाँ पर CH जुड़ा है और ये थोड़ा बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? असिमेट्रिक यानी असममित एल्कीन है। जब ऐसे असममित एल्कीन पे कोई भी असममित एडिटिव यानी जैसे HBr है तो इसमें देखिए ये भी आपका असममित है, ये ऋणात्मक भाग है और ये इसका धनात्मक भाग है। आपको पता है ये कैसे होता है? जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है इलेक्ट्रॉनिक उसकी तरफ आ जाता है तो इस पर आंशिक ऋणावेश आता है, दूसरे पर आंशिक धनावेश आता है। लेकिन जब ये किसी में जुड़ते हैं तो इनमें क्या होता है? आयनन हो जाता है और ये आयनन इस तरह रहता है, एक H धनायन बनता है और Br ऋणायन बनता है। तो जब ये जो जुड़ते हैं किसी इसमें असममित एल्कीन में तो इसमें देखिए दो संभावनाएं होती हैं, या तो ये इसमें H जुड़ेगा इसमें Br जुड़ेगा, या फिर इसमें Br जुड़ेगा और इसमें H जुड़ेगा। यही हो सकता है। तो चूँकि दोनों पार्ट जुड़ते हैं, आपने योगात्मक जो अभिक्रिया होती है, जो एडिशन रिएक्शन होती हैं, उनमें पूरा का पूरा समूह जुड़ जाता है और ये डबल बॉन्ड आपका हट जाता है। तो इस तरह से ये इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट तो आपका ये हो गया CH3 CH3 यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने यदि इस पे H जुड़ा तो ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CHBr, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि ये मुख्य उत्पाद बनता है, यानी ये ज़्यादा मात्राएं बनता है। और दूसरा क्या हुआ? इस तरफ से जुड़ेगा, H जुड़ जाए इसमें और Br जुड़ जाए इसमें दूसरे वाले में, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2Br। ये जो बनता है ये बहुत कम मात्राएं बनता है, ये गौड़ उत्पाद के रूप में अल्प मात्राएं बनता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से ये जो योग होता है इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि मुख्य उत्पाद ही माना जाता है इन अपक्रियाओं में, गौड़ उत्पाद पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए सीधे सीधे अपन ये मान सकते हैं कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु को जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो, यानी जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, परीक्षा में कई बार ये आया है। आप इसको देखिए, आपके मन में प्रश्न उठता होगा क्यों ये ऐसा होता है? क्यों ब्रोमीन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए हमें इसकी जो मैकेनिज्म है इसको समझना पड़ेगा। इसकी जो क्रियाविधि है इसको देखिए।
मान लीजिए आपका ये असम्मित, यानी यही आपने जो एग्जाम्पल लिया है प्रोपीन का, इसमें HBr का योग होता है, क्योंकि HBr H प्लस और Br आयन में टूटा रहता है, तो H आयन के प्रभाव में डबल बॉन्ड हट जाएगा। यदि H इसमें जुड़ेगा सेकंड वाली में, तो क्या होगा, ये आपका प्लस आयन इस पे बचेगा, ये बनेगा कौन सा, प्राथमिक कार्बोधनायन यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। यदि हाइड्रोजन इस वाले पे जुड़ गया नंबर 1 कार्बन पे, तो ये आपका CH3 हो जाएगा और इस पे धनावेश बचा रहेगा, तो ये बनेगा आपका द्वितीयक कार्बोकैटायन। अब इन दोनों में ये जो है ये कम स्थायी है और ये अधिक स्थायी है, तो इसलिए जो अधिक स्थायी है वो ही उत्पाद बनाएगा, क्योंकि ये तो आपका तुरंत बनता है, तुरंत ख़त्म हो जाता है, यानी बहुत अल्प समय के लिए रहता है प्राथमिक कार्बोधनायन, इसलिए ये ब्रोमीन से इसकी जुड़ने की संभावना कम है और इसकी ब्रोमीन से जुड़ने की संभावना अधिक है, इसलिए ये आपका यौगिक ज़्यादा मात्राएं बनता है और ये बहुत कम मात्राएं बनता है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये जरूरी, ये क्यों द्वितीयक कार्बोधनायन अधिक स्थायी क्यों है, प्राथमिक कार्बोधनायन स्थायी क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए, इसमें ये लॉजिक है, आपने पढ़ा होगा प्रेरणक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणक प्रभाव क्या होता है? 2 प्रकार का होता है प्रेरणक प्रभाव, एक ऋणात्मक प्रेरणक प्रभाव होता है, दूसरा धनात्मक प्रेरणक प्रभाव होता है। तो यहाँ पे इसके स्थायित्व के पीछे धनात्मक प्रेरणक प्रभाव का हाथ है। देखिए, यहाँ पे जो धनावेश है इस कार्बन पे, सेकंड वाली कार्बन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है, तो जो धनाई वाली तो ग्रुप है मैथिल समूह, इन दोनों का प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक प्रेरणक प्रभाव होता है, यानी ये अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन सामने को धकेलते हैं, यानी CH3 का जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन किधर को जाएगा, इस धनावेश वाले कार्बन की तरफ आएगा और इससे भी यही काम होगा। इस तरह से दोनों तरफ से ये धनाई प्रभाव के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, माने यहाँ पर जो धनावेश की मात्रा है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर धनावेश कम रहेगा, इसलिए इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक जो कार्बोधनायन है इसमें आपका केवल एक तरफ से धनाई प्रभाव लग रहा है, यानी यहाँ पे केवल एक समूह धनाई प्रभाव दर्शाता है, तो यहाँ पे जो धनावेश है ये ज़्यादा रहेगा किसकी तुलना में, इसकी तुलना में ये कम रहेगा इसमें सेकेंडरी में, और प्राइमरी में धनावेश ज़्यादा रहेगा। इसमें जब धनावेश ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा स्थायी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, तुरंत क्रिया कर लेगा, तो ये कम स्थायी रहेगा, यानी ये तुरंत मिट जाएगा फिर से, क्योंकि ये जो स्पीसीज हैं कार्बोकैटायन जो कार्बोधनायन है ये बहुत अल्प समय तक रहेगी विलयन में, जब ये अल्प समय में रहेगी तभी ये कम उत्पाद बनेगा, ये अधिक समय तक स्थायी रहता है, इसलिए इसकी ब्रोमीन आयन से जुड़ने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए ये द्वितीयक कार्बोधनायन है इसकी अधिक स्थायित्व के कारण ही ये आपको हमें ये द्वितीयक वाला उत्पाद प्राप्त होता है। ये विलयन में बहुत कम रहेगा, इसलिए ये तो तुरंत खत्म हो जाएगा, इसलिए ब्रोमीन से इसकी जुड़ने की संभावना कम होती है। इस तरह से हम ये पाते हैं कि जब भी असम्मित एल्कीन पर किसी असम्मित योज्य का योग होता है तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, और धनात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो।
यहाँ पे इतना आपको ध्यान देना है। इसकी और एग्जाम्पल भी आप किताब में से देख लीजिए। इसकी मैकेनिज्म को भी आप समझ लीजिए। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका। अब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम और देख लीजिए। एंटी मार्कोनिकॉफ यानी प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, इसको हम पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या हुआ, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब असम्मित एल्कीन में किसी असम्मित यौगिक जैसे HBr का योग होता है, तो ये जो योग होता है जी मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। एंटी का मतलब उल्टा, विपरीत। तो जब पेरोक्साइड के उपस्थिति में ये योग होता है तो ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो, और हाइड्रोजन या धनात्मक भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम हो। इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। और खराश नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए उनके नाम पर ये खराश प्रभाव कहलाता है। तो खराश प्रभाव यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब योग होता है तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। इसी एग्जाम्पल में यदि हम पेरोक्साइड की उपस्थिति ले लें तो ये क्या होगा, आपका जी बनेगा CH3 CH2 CH2Br, ये बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो जो पेरोक्साइड का प्रभाव है इसको हम मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा समझ सकते हैं। जो पेरोक्साइड है, जैसे यहाँ पे ली है बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5COO के 2 समूह जुड़े हुए हैं, और बीच में आपका यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है जी, बेंजोइल पेरोक्साइड है। बेंजोइल पेरोक्साइड का समांश विदलन होता है। समांश विदलन तो आप जानते हैं ना, समान 2 भागों में टूट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एक समूह को मिलेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे समूह को मिलेगा। तो समांश विदलन के फलस्वरूप ये टूट करके 2 फाइनल समूह बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पे इसका समांशन होता है, तो पहले बनेगा क्या, ये 20 से यहाँ टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ पहुँच गया। देखिए ये जो बॉन्ड है पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड का समांशन होता है, ये बॉन्ड के जो समूह के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर पहुँचेगा और दूसरा इधर पहुँचेगा। तो इस तरह से ये बनेंगे 2 C6H5C डबल बॉन्ड OO। और फिर क्या होगा, फिर इसका समांशन होगा, ये CO2 अलग हो जाएगा। फिर ये 2 आपको मुक्त मूलक मिलेंगे, फेनल मुक्त मूलक C6H5 मुक्त मूलक मिलेंगे आप। अब ये जो मुक्त मूलक विलयन में मिलेंगे, ये HBr के प्रभाव में, यानी जो आपका योगज है इसके प्रभाव में ये टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास पहुंचेगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी बेंजीन और हमें ब्रोमीन मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएगा। और जो ब्रोमीन मुक्त मूलक है ये प्रोपीन पे आक्रमण करेगा और इसके प्रभाव में
जो डबल बॉन्ड है इसमें समांसन होगा, यानी इसमें समांश विदलन होगा, तो इसमें भी एक मुक्त मूलक बनेगा। तो ये दो प्रकार के मुक्त मूलक बन सकते हैं, या तो इस पे मुक्त मूलक बनेगा, माने इस पे इलेक्ट्रॉन रहेगा और ब्रोमीन इस पे जुड़ जाएगा, या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन रहेगा और ब्रोमीन दूसरे पे जुड़ेगा। तो इसमें ये दो संभावनाएं हो सकती। अब हमें जिस तरह से मार्कोनिकॉफ के नियम में दो संभावनाएं थी, वैसे ही यहाँ पे भी दो संभावनाएं आपकी उत्पन्न हो जाती हैं, या तो ये प्राथमिक मुक्त मूलक रहेगा या फिर ये द्वितीयक मुक्त मूलक होगा। अब यहाँ पे मुक्त मूलक के केस में जो प्राथमिक मुक्त मूलक है ये कम स्थायी है और द्वितीयक मुक्त मूलक अधिक स्थायी है। तो जो अधिक स्थायी यौगिक होगा, जो भी अधिक स्थायी मुक्त मूलक होगा, वो अधिक देर तक विलयन में उपस्थित रहेगा। तो जो HBr में से H निकला, वो जो अधिक देर तक स्थायी है, उसमें जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक है H+ कहाँ जाएगा जी, इस पे जुड़ेगा। तो ये जो H यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है ये कहाँ जुड़ जाएगा, जो अधिक स्थायी द्वितीयक मुक्त मूलक है इसकी उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आपका है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे H आकर के जुड़ जाएगा। इस तरह से मुख्य उत्पाद के रूप में हमें 1-ब्रोमो-प्रोपेन प्राप्त होगा और एक नया आपको ब्रोमीन मुक्त मूलक मिल जाएगा, जो कि अगले अणु से फिर क्रिया करेगा और फिर ये हमें नया उत्पाद देगा। तो इस तरह से इसमें भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड के प्रभाव में क्या होता है, समांसन होता है। पहले पेरोक्साइड का समांश विदलन होता है, फिर जो बेंजोइल यौगिक है इसका समांश विदलन इसमें होता है। तो इसमें ये फेनल मुक्त मूलक हमें प्राप्त होता है। इस फेनल मुक्त मूलक के प्रभाव में HBr में विदलन होता है, तो ये ब्रोमीन मुक्त मूलक प्राप्त होता है हमें। ये जो ब्रोमीन मुक्त मूलक है ये हमें फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दो मुक्त मूलक प्रदान करता है। इसमें सेकेंडरी मुक्त मूलक है ये अधिक स्थायी है। जब ये अधिक स्थायी है इसलिए ये इस मुक्त मूलक के प्रभाव में जब HBr आता है तो HBr का H इस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पे H जुड़ जाता है और नया ब्रोमीन मुक्त मूलक हमें फिर प्राप्त होता है। इस तरह से हमें 1-ब्रोमो-प्रोपेन प्राप्त होता है। ये ठीक मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ योग कहते हैं। वो बात यहाँ भी मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद की है। तो यहाँ पे मुख्य उत्पाद कौन सा मिलता है, 1-ब्रोमो-प्रोपेन। कब, जब इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड उपस्थित हो, इसीलिए इसको हम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। और साथ में ये जो योग है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के ठीक उल्टा होता है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ योग भी कहते हैं। तो इनको अच्छे से इसके और बहुत सारे और एग्जाम्पल देख लीजिए और ये बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल आप सेट कर लीजिए कि यदि पेरोक्साइड उपस्थित है तो योगज का ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। जबकि पेरोक्साइड नहीं है तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जुड़ेगा, और पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में असम्मित एल्कीन पर असम्मित यौगिक के जुड़ने पे वह उत्पाद अधिक मात्रा में मिलेगा जिसमें ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ा हो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो,
और धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो।